नमस्कार, मेरा नाम है बरखा और आप सभी को मेरे तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सोचेंगे कि जनवरी तो कब का निकल गया है, मगर मैं बात कर रही हूँ हमारे कैलेंडर यानी कि हमारे नव वर्ष की हिंदुओं के कैलेंडर के बारे में, जिसे कहा जाता है विक्रम संवत। विक्रम संवत जो कि हिंदुओं का कैलेंडर है, जिसमें तिथि और शुभ मुहूर्त तक पता किया जाता है। आगे वीडियो में जानेंगे कि क्यों विक्रम संवत को भारत का नेशनल कैलेंडर नहीं माना गया। हालांकि ग्रेगोरियन कैलेंडर भी नेशनल कैलेंडर नहीं है, इसके बदले हम एक दूसरा कैलेंडर यूज करते हैं जो कि बहुत पहले भारत में ही आया था। और जानेंगे कि विक्रम संवत में तिथि या शुभ मुहूर्त कैसे पता किया जाता है। ये सब जो सारे त्योहार हैं, हम जो राम लला की जो जन्मोत्सव मनाते हैं वो हर साल हम तिथि के अनुसार बनाते हैं, ना कि 22 जनवरी पे। और यह भी जानेंगे कि किस राजा यानी विक्रमादित्य हमारे राजा थे, उन्होंने विक्रम संवत को कैसे शुरू किया और जो दूसरा कैलेंडर है वो कैसे शुरू किया, और क्यों हम विक्रम संवत को आज आम जनता तक ही सीमित रखे हुए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हम उस सारी जानकारी प्राप्त करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि पंचांग क्या होता है, कैलेंडर क्या होता है और तिथि शुभ मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, सारे कैलेंडर्स में क्या अंतर है, और विक्रम संवत जो कैलेंडर है या फिर जो भारत का कैलेंडर है कितना ज़्यादा साइंटिफिक है, कितना साइंस से जुड़ा हुआ है, रेदर देन यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि कोई भी साइंटिफिक या लॉजिकल चीज़ रखता ही नहीं है, क्योंकि भारत सेक्युलर है। वीडियो में अंत तक बने रहेगा, इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कैलेंडर क्या होता है और जो हमारा विक्रम संवत है वो पंचांग क्या होता है। तो कैलेंडर होता है एक सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेज, यानी कि एक सिस्टम है वो खाली जिसमें दिनों को ऑर्गेनाइज करके रख दिया गया है। इसमें ना किसी सन से या मून से इसका कोई रिलेशन है, ना ही इसमें जो हमारे त्यौहार आते हैं उनसे इनका कोई साइंटिफिक रिलेशन नहीं होता है। कैलेंडर बस एक ऑफिशियल कैलेंडर है जिससे हम काम पे जाते हैं या हम संडे मनाते हैं और क्रिसमस मनाते हैं, बस। इसके बाद आता है हमारा पंचांग। पंचांग यानी कि समय के 5 अंग। तो पंचांग बनता है समय के 5 अंगों से। वे 5 अंग होते हैं चंद्रमा, सूर्य, योग, करण और नक्षत्र। इसमें चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति, नक्षत्र यानी तारों की जो स्थिति है उसे देखा जाता है। योग यानी कि कौन से ग्रह किस समय पर अभी कहाँ होंगे ये देखा जाता है। और करण यानी कि जो उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं, जो 6-6 महीने के पीरियड होते हैं, उसे करण कहा जाता है। हालांकि इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, बस आप ये समझने के लिए जान लें कि पंचांग जो कि साइंटिफिकली सूर्य, चंद्रमा और हमारे प्लैनेट्स, स्टार, इन सभी से साइंटिफिकली रिलेटेड होता है। इसी 5 चीज़ों को देखकर या पंचांग को देखकर हम मुहूर्त निकालते हैं। तो अब जानते हैं कि इन महीनों के नाम के पीछे का क्या अर्थ है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो नाम रखे गए हैं इनके पीछे किसी ग्रीक गॉड या रोमन गॉड का नाम होता है। और आगे जो जुलाई, अगस्त, ये सारे नाम हैं ये किसी रोमन डिक्टेटर या एम्परर के पीछे रखा गया है। जैसे जुलाई जूलियस सीजर पे रखा गया है, अगस्त रखा गया है अगस्तस सीजर पर। वैसे ही सितंबर, अक्टूबर का नाम सिर्फ नंबर के हिसाब से रखा गया है, क्योंकि सेप्ट मतलब 7 होता है, ऑक्ट मतलब 8 होता है, मगर ये होता है लैटिन में, इंग्लिश में नहीं। इसलिए लैटिन से डिराइव करके ये सारे नाम रख दिए गए, लेकिन एक्चुअल में अक्टूबर 8th मंथ नहीं होता, आप सबको पता है। अब जानते हैं हिंदू मंथ के जो नाम रखे गए हैं उसके पीछे का एक्चुअल लॉजिकल और क्या साइंटिफिक रीज़न है।
आप सभी को पता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, वैसे ही परोक्ष रूप से चंद्रमा भी सूर्य के चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा का पोजीशन चेंज होता रहता है और चूँकि टोटल 28 नक्षत्र होते हैं तो चंद्रमा किसी न किसी नक्षत्र पे आके जब पूर्णिमा की स्थिति में होता है और उस स्थिति में नक्षत्र का जो नाम है उसी नाम को हम अपने मास का नाम रख दिए हैं। जैसे कि नक्षत्रों को भी 12 भागों में बांटा गया है। अगर पहले भाग में नक्षत्र का नाम चित्रा है तो हमारे महीने का नाम पड़ेगा चैत्र। वैसे ही दूसरे नक्षत्र का नाम है विशाखा, इसलिए दूसरे महीने का नाम है वैशाख। तीसरे का ज्येष्ठा, तो ज्येष्ठा से पड़ा ज्येष्ठ। इसी तरह से हमने अपने महीनों के नाम रखे। तो चलिए अब जानते हैं कि ऐसा कौन सा कैलेंडर है जो हमारे सरकार द्वारा अपनाया गया है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा भी, और क्यों विक्रम संवत को नहीं अपनाया गया। तो 22 मार्च 1957 में ऑफिशियल सिविल नेशनल कैलेंडर अपनाया गया। ये विक्रम संवत नहीं था, ये था शक संवत। शक संवत विक्रम संवत से भी पुराना है, पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि शकों ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद जब राजा विक्रमादित्य आए तब इन सब का सफाया हुआ और उसके बाद जब विजय प्राप्त हुई तब राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम पर विक्रम संवत शुरुआत किया। आप सभी को पता होगा कि राजा विक्रमादित्य कितने ज़्यादा ग्रेटेस्ट किंग थे हमारे भारतवर्ष के, मगर फिर भी उस विक्रम संवत को हटाकर जब ब्रिटिशर्स ने हम पर हमला किया या हमें गुलाम बनाया तब हमने उनका कैलेंडर अपनाया और आज भी हम उसी को फॉलो करते हैं। आजकल के बच्चों को हिंदी महीनों के नाम नहीं पता होते, ऋतुओं के नाम नहीं पता होते, क्योंकि हम पूरी तरह से हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। समर, विंटर, ऑटम, इस तरह से हम सीजन्स देखते हैं। लेकिन अपने कल्चर के पीछे जो भारत का जो ऐतिहासिक या कल्चरल जो सिद्धांत है, जो संस्कृति है, उन सबको भी जानना उतना ही ज़रूरी है हर एक व्यक्ति के लिए। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि आखिर क्यों विक्रम संवत को हमारा नेशनल कैलेंडर नहीं बनाया गया, क्यों शक संवत को अपनाया गया, क्यों ग्रेगोरियन कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं। उसे शक संवत से ही लिया गया था, इसीलिए दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी होते हुए सेक्युलरिज्म की आड़ पर हमने शक संवत को ही ऑफिशियल सिविल नेशनल कैलेंडर बनाया गया। तो भारत के लोग आगे चलकर इस उम्मीद तो ज़रूर लगा सकते हैं कि विक्रम संवत को हमारा नेशनल कैलेंडर बनाया जा सकता है, जो कि पूरी तरह से साइंटिफिक भी है। अगर मेरी इस बात से आप पूरी तरह से सहमत हैं तो कमेंट द्वारा लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, मैंने बीच में नक्षत्रों का वर्णन किया था, इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ कि कुल कितने नक्षत्र होते हैं। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट द्वारा मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने हिंदू भाई बहनों से ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अपने अंदर के हिंदू को हमेशा जागृत रखें।